बैलेट बॉक्स चेक करके उन्हें बंद, लॉक और सील किया जाता है। टेम्पररी मोबाइल नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और शाम 4 बजे की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती में जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस और सपा पर रैली में लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर पैसे देकर लाने का लाया आरोप। कहा, पैसे ना मिलने पर भागकर मंच पर चढ़े लोग। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली कमान। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कांथी और देवरा में जनसभा को किया संबोधित। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर टीएमसी सरकार को निशाने पर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करनाल में भाजपा के पक्ष में किया प्रचार। विपक्ष के बड़े नेताओं ने प्रचार कर जनता से मांगे वोट। राहुल गांधी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में केंद्र को अग्निवीर योजना पर घेरा। झारखंड के गोड्डा में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की नीतियों को देश के लिए बताया जरूरी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में किया प्रचार। स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी आप पर उन्हें बदनाम करने का लगाया बड़ा आरोप। कहा, निजी फोटो लीक कर बदनाम करने की जा रही है कोशिश। मारपीट के आरोपी विभव कुमार को मुंबई से वापस लाई दिल्ली पुलिस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। अदालत ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। सोरेन ने अंतरिम जमानत याचिका ली वापस। और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश में गर्मी का रेड अलर्ट किया जारी। 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की होगी बढ़ोतरी। आइए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की दूसरी जनसभा की। उन्होंने सपा, कांग्रेस और इंडी गठजोड़ को परिवारवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से ग्रसित बताया। इसे कैंसर जैसी बीमारी से तुलना की और देश के लिए बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं। प्रदेश में गुंडाराज की वापसी की कोशिश कर रहे हैं। गरीबों के मकान और नल से जल योजना की टोटियां भी छीनना चाहते हैं और भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। मोदी को ये सारी गालियां मंजूर है। मोदी को अनाप शनाप उनको जो बोलना है सब कुछ मंजूर है। मेरे लिए बोले, मेरे परिवार के लिए बोले, सब कुछ मंजूर है। लेकिन सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन लें, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है।
वहीं प्रधानमंत्री ने सपा कांग्रेस की रैलियों में हुई अव्यवस्था और भगदड़ जैसी स्थिति पर भी कटाक्ष किया। कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो, वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? और प्रधानमंत्री ने बस्ती में एक चुनावी जनसभा में विपक्षी दलों द्वारा संविधान बदलने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने संविधान कुचलने की कोशिश की, और यही कांग्रेस है जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी का भी संविधान नहीं मानती। कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। यही कांग्रेस है जो खुद का भी पार्टी का संविधान नहीं मानती है। ये परिवार ऐसा है कि बिहार के अति पिछड़े समाज के एक व्यक्ति सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इनको पिछड़ों और अति पिछड़ों पे पता नहीं क्या नाराजगी है। एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए, वो आज संविधान माथे पर के नाच रहे हैं। साथियों, सपा कौन है? ये वही सपा है जिसने हमेशा दलितों के आरक्षण का विरोध किया। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रचार में जुटे हैं। करनाल के घरौंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को लोकतंत्र का गला घोंटने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के 400 पार के नारे से डरी हुई है और झूठे आरोप लगा रही है। मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल गई, लोकतंत्र खट्टे पर पड़ जाएगा, तानाशाह बन जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पुराने लोग जो यहां पर बैठे हैं, 1975 में उसके पहले के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। पिटीशन था, हाई कोर्ट में पिटीशन हार गई। नैतिकता के नाते उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? देश में इमरजेंसी लगा दी, लोकतंत्र का गला घोंट दिया। अब जब मेरी मां की सदमे में मृत्यु हो गई, जब मेरे चचेरे भाई उन्होंने यह बतलाया
इमरजेंसी 1 साल के लिए और बढ़ गई। स्वाभाविक है, मां होती है मेरे बहनों भाइयों, ब्रेन हेमरेज हो गया। और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अब चरम पर है और प्रचार के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कांथी में एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके विरोध के बावजूद सीएए पारित कर दिया गया। 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं पूरे देश भर में घूमता घूमता आज कांथी आया हूं। 30 सीटें आते ही आप समझ कर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के जौनपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया और जौनपुर की जनता से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। साथ ही पाकिस्तान वाले बयान को लेकर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। एक बड़ी खबर जो कलकत्ता उच्च न्यायालय से आ रही है, जिसमें यह बताया गया है कि अदालत ने 2010 के बाद जो भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए, उन प्रमाण पत्रों को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। ये खबर जो कलकत्ता उच्च न्यायालय से इस वक्त आ रही है। 2010 के बाद जो भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उनको अदालत के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला जो कलकत्ता हाई कोर्ट से इस वक्त आ रहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक आदेश में ये कहा है कि 2011 से नियमों की अनदेखी कर ओबीसी के सर्टिफिकेट्स को जारी किया गया है और अदालत ने कहा है कि इस वजह से, क्योंकि 2011 के बाद से नियमों की अनदेखी की गई, इस वजह से 2010 के बाद जो भी ओबीसी के प्रमाण पत्र जारी किए गए उन सभी को रद्द कर दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जब वोटिंग चल रही है पश्चिम बंगाल में, हम जानते हैं कि 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, ऐसे में ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका है ये, क्योंकि 2010 के बाद जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, अब उन्हें दिखाकर कोई भी नौकरी नहीं पा सकता। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है, लेकिन 2010 के बाद से जिनको भी ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला है, अब उन सभी को सरकार ने रद्द कर दिया है। ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है और ये हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि 2011 से जो प्रशासन है राज्य का, उसने कोई नियमों का पालन नहीं किया और बिना नियमों के पालन किए ही ओबीसी के सर्टिफिकेट्स को जारी कर दिया। और इस तरह ओबीसी सर्टिफिकेट्स को नियमों को ताक पे रख के जारी किया जाना, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये सभी सर्टिफिकेट्स को पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह को माने बगैर
जारी किया गया। तो ममता सरकार पर बड़ा आरोप, अदालत के द्वारा एक सवाल खड़ा किया गया है कि जो राज्य प्रशासन है उसने जो सर्टिफिकेट्स जारी की हैं वो सभी अब अवैध माने जाएंगे। प्रसन्नजीत इस वक्त कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। प्रसन्नजीत, चुनावी माहौल, चुनाव चल रहे हैं, इस बीच ममता सरकार के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है। मतलब 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द माने जाएंगे। जी ममता, देखिए ये आरोप पिछले कई सालों से किया जा रहा था। भारत सरकार की तरफ से 1996 में जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था, बताया ये गया था कि ये बैकवर्ड क्लास कमीशन, इनकी तरफ से जो कुछ भी नोटिफिकेशन है दिया जाएगा, फिर बाकी जो कुछ भी कार्रवाई करना चाहिए किया जाएगा, और उसके बाद जो उनका लिस्ट है वो लिस्ट असेंबली में भेजा जाएगा और उसके बाद इसको सर्टिफाई किया जाएगा। लेकिन 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, मतलब ममता बनर्जी सरकार की तरफ से, इस बैकवर्ड क्लास कमीशन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक के बाद एक ओबीसी सर्टिफिकेट दिया गया है। उसमें से करीब 66-70 ऐसे कोई कम्युनिटी है जो सब पूरे के पूरे अपर क्लास मुसलमानों की कम्युनिटी है। इस अपर क्लास मुसलमानों को ओबीसी ए के तहत इन सबको सर्टिफिकेट बांटा गया है और इसके बारे में कई बार आरोप लगाया गया है, कई बार लोगों ने शिकायत किया है, कोर्ट के सामने कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया गया था। ये सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक साथ लेकर एक खास बेंच में इसकी सुनवाई करने के बाद, डे टू डे सुनवाई करने के बाद आज ये फैसले तक पहुंचे हैं अदालत। और पूरी तरह से ये जो करीब इसका संख्या बताया जा रहा है कि 5 लाख से 10 लाख कुछ भी हो सकता है, जो 2012 की बाद से ये सारे सर्टिफिकेट जारी किया गया है और इसके आधार पर नौकरी मिले हैं लोगों को। कोर्ट की तरफ से ममता, मैं ये बता दूं कि एक तो टीचर रिक्रूटमेंट समाज में बनी हुई है, या कोर्ट किसी से ममता सरकार को बचा को लेकर प्रसन्नजीत, इस वक्त आपकी आवाज हमारे पास साफ नहीं आ रही है। जब तक कि आपको हम दोबारा जोड़ने का प्रयास करते हैं, तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का ये बड़ा फैसला आया है जिसमें ओबीसी 2010 के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो भी ओबीसी के सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। और ये एक बड़ा झटका ममता सरकार के लिए माना जा सकता है, क्योंकि जैसे हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि ये जो लिस्ट तैयार की गई थी ये तुष्टीकरण का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता नजर आता है, क्योंकि एक बड़े मुस्लिम वर्ग को ही ओबीसी के तौर पर सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया था। लेकिन अदालत ने तमाम तफ्तीश के बाद ये बात मानी कि नियमों को फॉलो नहीं किया गया था, नियमों को ताक पे रखकर ये सर्टिफिकेट्स दिए गए थे और पिछड़ा वर्ग आयोग की भी कोई सिफारिशें माने बिना ये तमाम सर्टिफिकेट्स थे जो जारी किए गए थे। लेकिन एक बड़ी बात जो यहां निकल कर आ रही है, जिसकी हम पुष्टि भी करेंगे आगे, कि जिन लोगों को इस ओबीसी के इस लिस्ट के आधार पर, इस सर्टिफिकेट के आधार पर जिन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो उनको नौकरी मिली है, वो नौकरी रद्द नहीं होगी। प्रसन्नजीत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता कोलकाता से। यही बात प्रसन्नजीत आपसे भी वेरीफाई करना चाहेंगे कि 2010 के बाद जो जारी हुए ओबीसी सर्टिफिकेट्स वो वैध नहीं हैं, लेकिन उन सर्टिफिकेट्स के आधार पर जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिन्हें उसी सर्टिफिकेट को दिखाकर ओबीसी श्रेणी के तहत ही नौकरी भी मिली है। तो क्या उन लोगों की नौकरी वैध रहेगी? हालांकि ये हम समझ रहे हैं कि अब उस सर्टिफिकेट को दिखा के अब कोई नौकरी नहीं ले सकेगा। बिल्कुल ममता, यही है। किसी तरह से तो अदालत की पूरी तरह से मुझे ये कहना चाहिए कि बंगाल के लोगों का और ममता बनर्जी का अदालत को इस तरह से अदालत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि टीचर रिक्रूटमेंट के बाद एक दूसरा सोशल जो प्रॉब्लम, सामाजिक जो प्रॉब्लम होने जा रहा था, उससे कम कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। अभी से ये सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके और आगे कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ये सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करके नौकरी में है उसका नौकरी नहीं वैध है, अवैध नहीं है। और जो नौकरी प्रोसेस में भी है
वो भी वैध रहेगा, अवैध नहीं होगा। ये किसी तरह से कोर्ट की तरफ से बताया गया है। लेकिन जो अपराध के बारे में कोर्ट की तरफ से बताया गया, जो और एक स्कैम के बारे में यहाँ पे बताया गया, दो चीजें इसमें है ममता। एक तो है कि जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा था कि बंगाल की चुनाव ये सिर्फ 30% की चुनाव है, 30% मुसलमान वोटों की चुनाव है। और जो 2012 से ममता बनर्जी ये ओबीसी सर्टिफिकेट बांट के ये काम करना शुरू कर दी थी। और आज आके एक दूसरे चुनाव के सामने आके अदालत की तरफ से बताया गया था कि बता दिया गया कि सारे की सारी ओबीसी सर्टिफिकेट इलीगल है। सिर्फ ये बचाव है कि जो ये इलीगल सर्टिफिकेट पेश करके नौकरी में घुस गए हैं, उसका नौकरी बरकरार रहेगा, और जो नौकरी की प्रोसेस में है वो प्रोसेस भी बरकरार रहेगा। लेकिन अभी से, आज से इस सर्टिफिकेट का कोई अहमियत नहीं है, ये पूरी तरह से इलीगल सर्टिफिकेट है। प्रसन्नजीत, क्या अदालत ने सरकार को नई ओबीसी लिस्ट बनाने को लेकर भी कोई दिशा निर्देश दिया है? फिलहाल जो जजमेंट है उस जजमेंट की पूरी हमारे पास नहीं आया है। लेकिन हमको जहां तक पता चले हैं कि फिर से जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, इसके तहत जो कुछ भी कार्रवाई करना चाहिए, जी जो आप भी कह रही थी कि यहाँ पे इस बैकवर्ड क्लास कमीशन को पूरी तरह से नाकाम बना दिया गया था। ममता बनर्जी सरकार ने नाकाम बना दी थी, और अभी शायद उसी बैकवर्ड कमीशन क्लास कमीशन को जिंदा करके उसी के तहत किस तरह से सर्टिफिकेट बांटा जाए, किस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करें। जी बिल्कुल, तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसको आगे बढ़ाया जाएगा। प्रसन्नजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए, क्योंकि ये चुनावी माहौल में पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी 2 चरणों के चुनाव पश्चिम बंगाल में भी बचे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार, उनके प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करता है अदालत का ये बड़ा फैसला कि 2010 के बाद से ओबीसी सर्टिफिकेट जिन्हें भी दिए गए हैं वो सभी रद्द माने जाएंगे। शुक्रिया प्रसन्नजीत हमारे साथ कोलकाता से सीधा जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डीडी न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और इस बार एक बार फिर हम रुख कर रहे हैं उसी बड़ी खबर का जिस पर हम आपको लेकर गए थे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से एक बड़ा फैसला आया है, और वो फैसला ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उस फैसले में यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट यानी पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट जो भी जारी किए गए हैं वो सभी अब रद्द किए जा रहे हैं। ये एक बड़ी घटना है इस वक्त, क्योंकि इस बार के चुनावी माहौल में हम जानते हैं कि किस तरीके से आरक्षण का मुद्दा, किस तरीके से पिछड़ा वर्ग वोट बैंक की तरह ये सभी मुद्दे इस बार के लोकसभा चुनावों में हावी रहे हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी सरकार पर भी उंगली उठती है इस आदेश से, क्योंकि प्रशासन पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन ने नियमों की अवहेलना की, प्रशासन ने नियमों को नहीं माना, और प्रशासन ने बिना नियमों के ही ये ओबीसी सर्टिफिकेट्स को एक तरीके से बांट दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं नियमों को नहीं माना गया, तो किस आधार पे ये ओबीसी सर्टिफिकेट्स बांटे हैं सरकार ने? बांटना मैं इसलिए कह रही हूं कि जब नियम नहीं माने गए तो जिसको आप चाहते हैं उसे आप सर्टिफिकेट दे देंगे। नहीं ममता, ये बांटा नहीं गया, ये बेचा गया है। अब जैसे स्कूल टीचर एडमिशन में वो नीलामी किया गया था, यह भी नीलामी किया गया है और बेचा गया है। और दूसरी बात ये समझना चाहिए सबको कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट, इसमें मोस्टली जो चाहे 5 से 10 लाख जो भी बताया जा रहा है,
ये सारे मुसलमान ओबीसी है, और ये मुसलमान ओबीसी के बारे में बंगाल में बार बार सवाल उठने लगे थे कि ये लोग कौन है, किस आधार पर इन्हें ओबीसी की तहत सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। ओबीसी ए, ये ओबीसी ए है क्या? यहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें ये सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे जो कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें ये सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए कुछ संगठन ऐसा भी है जो बंगाली अस्मिता के बारे में बात करते हैं, उनकी तरफ से भी ये आपत्ति उठाया गया था कि इस तरह से बंगाल में जो ओबीसी का मेडिकल एडमिशन हो जाता है इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ये सर्टिफिकेट प्रदेश के बाहर के लोग भी जुगाड़ कर लिए हैं किसी मामा चाचा भतीजे के थ्रू। अच्छा। तो ये एक आज कलकत्ता हाईकोर्ट बोलने के बाद पूरा देश चौंक गए हैं, लेकिन बंगाल में ये पिछले 10 सालों से इसके बारे में चर्चा चालू थी। और चलिए प्रसन्न जी, मुसलमानों की प्रसन्न जी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ प्रकाश चंडालिया जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। प्रकाश जी, ये तो एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी सरकार के लिए, लेकिन ये भी कह सकते हैं साथ ही, जैसे प्रसन्न जी बता रहे हैं कि किस तरीके से एक मुस्लिम वर्ग को भी ये सर्टिफिकेट्स बांटे गए या बेचे गए, ऐसे में तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये तो ममता बनर्जी के खिलाफ। जी ममता जी, अभी प्रसन्नजीत ने बहुत अच्छे विस्तार से सारी बातों को बताया है। और ममता बनर्जी की सरकार जब से सत्ता में आई है 2011 से, तब से तो रेवड़ियां बांटने की लाइन लगी हुई है। किसी भी कानून का उल्लंघन कर देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार मामले कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में इनको बार बार झुकना पड़ता है, बार बार हार का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद, और जैसा प्रसन्नजीत जी ने भी बताया कि इनकी जो ओबीसी के जो सर्टिफिकेट बांटे गए हैं उसमें कानून का, उनके जो प्रावधान है उनका उल्लंघन किया गया है और 5 लाख के आसपास के लोगों को दिया गया है। अब आप कल्पना करके देखें कि ऐसे व्यक्ति जो ओबीसी के दायरे में नहीं आते, उन लोगों को सिर्फ सत्ता का लाभ उठाने के लिए राजनीतिक कारणों से अगर इस प्रकार के प्रमाण पत्र दे दिए जाएं और वो व्यक्ति सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर अगर डॉक्टर बन जाता है या किसी दूसरे पेशे में जाता है, तो उस पेशे का भला वो क्या भला करेगा। ये ममता बनर्जी की सरकार को ऐसे कई मामलों में झाड़ खानी पड़ी है, हाई कोर्ट से, सिंगल बेंच से भी, डिवीजन बेंच से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। उसके बावजूद इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो है ये काम 2010 से चल रहा है। 2010 में वामपंथियों की सरकार थी, लेकिन 2011 के बाद, लेकिन एक बड़ी बात कोर्ट ने कह दी है कि अब तक जितने सर्टिफिकेट जारी किए गए और जिनको इस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी मिली है, उनकी नौकरियों पर संकट नहीं रहेगा। लेकिन आज के आदेश के बाद भविष्य में जो नए आवेदक ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, वो आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यही उठता है प्रकाश जी कि अब सबकी नजर इस बात पर भी रहेगी कि अब ये सर्टिफिकेट्स दोबारा से किस तरह से किए जाएंगे, क्या प्रक्रिया है जिसको आगे बढ़ाया जाएगा। प्रसन्न जी आप बताना चाहते हैं? जी नहीं, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, शायद प्रकाश को पता है कि ये संदेश खाली का जो विधायक है तृणमूल कांग्रेस का, उनका सर्टिफिकेट के ऊपर भी, उनका ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी सवाल है। प्रकाश को शायद पता है। ओह, तो ये तो एक यानी उस पर भी अब अगर ये निर्णय आ गया है तो ऐसे में तो अन्य पार्टियों की ओर से इस पर भी नजर रहेगी कि कौन कौन से ओबीसी उम्मीदवार हैं और क्या वाकई वो ओबीसी हैं कि नहीं। प्रकाश जी, स्वाभाविक तौर पर जो इसके लाभार्थी रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि जो आदमी ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर के विशेष कोटे से विशेष प्रावधान के अंतर्गत अपने आप तो चिड़ियां ऊपर चढ़ जाता है और राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करके उसे विधानसभा में अगर कोई टिकट मिल जाती है वगैरह चीजें होती हैं, और वो विधायक के रूप में 5 वर्षों तक अपना कार्यकाल करता है, तो ये तो निश्चित रूप से अपमानजनक एक बात होगी और ये प्रावधानों का निश्चित रूप से उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी के अंतर्गत जो प्रावधान रखे गए हैं उनका उल्लंघन किया गया है, इसलिए सारे ओबीसी के प्रमाण पत्र को रद्द किया जाता है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। फिलहाल मैं दोनों मेहमानों का ममता जी संक्षेप में और एक मुझे याद आया कि आरामबाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ये याद रहेगा कि वहां पे जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी अपरूपा पोद्दार, ये अपरूपा पोद्दार वो आरामबाग कॉन्स्टिट्यूएंसी ओबीसी या एससी का किसी एक कोटे में, सॉरी एससी का कोटे में है, और ये अपरूपा पोद्दार किसी मुसलमान को शादी करके
वहां से सर्टिफिकेट निकाल के फिर वो आरामबाग की कैंडिडेट बन गए। इस बारे में अभी भी माने 70 लोकसभा करीब करीब खत्म होने के बावजूद भी इसके बारे में कोर्ट में केस चालू है। उनका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट की सच्चाई को लेकर मुझे याद आ रहा था, इसीलिए मैं बोल दिया। जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी प्रोसेनजीत जी कि इस सर्टिफिकेट के आधार पर, प्रकाश जी मैं ये सवाल आपसे आपके पास लेकर आना चाहूंगी, इस सर्टिफिकेट के आधार पर किस किस तरह के बेनिफिट्स लोगों के द्वारा उठाए जाते रहे हैं जिन पर अब रोक लग चुकी है? ममता जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है उनको प्राथमिकता के आधार पर एक प्रकार का जो आरक्षण है उसका इन्हें भरपूर लाभ मिल जाता है। अब कोई व्यक्ति ओबीसी का दावेदार नहीं है और वो ओबीसी का राज्य सरकार द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर अगर वो नौकरी प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से जो मेरिट वाला विद्यार्थी है, जो या मेरिट वाला जो आवेदक है, उसके अधिकारों का तो उल्लंघन है, उसके अधिकारों का उल्लंघन है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। शिक्षकों के मामले में कितना बड़ा घोटाला होता है कि आज 25,000 26,000 शिक्षकों की नौकरी दांव पर लग जाती है, कितने फर्जी लोगों को नौकरियां दी जाती हैं और किस किस प्रकार के घोटाले उसमें सामने आते हैं और ये हर क्षेत्र में हो रहा है। अगर इस पर ये तो कोर्ट के अलावा ये सरकार किसी की बात मानती नहीं है। बिल्कुल, कोर्ट के अलावा सरकार किसी की बात नहीं मानती और ये हमने तमाम घटनाओं में देखा है प्रसेनजीत जी, तमाम घटनाओं में देखा है जहां पे किसी ना किसी तरीके से तुष्टीकरण के लिए सरकार अपनी मनमानी करती आई है। लेकिन अब ममता बनर्जी सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आएगी, इसका भी इंतजार रहेगा। ममता बनर्जी को पिछले 30-35 सालों में पता चला है, मैं जान पा रहा हूं। उससे पहले तो उन्होंने इस फैसला को बीजेपी से प्रेरित होकर ये फैसला दिया गया ऐसा कुछ कहेगी और मैं नहीं मानती हूं। और फिर कुछ नाम है सुप्रीम कोर्ट की वकीलों की, उस सारे सुप्रीम कोर्ट की वकील कल परसों किसी दिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाए। ऐसा ये यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये हम लोग देख चुके हैं पिछले कई सालों से, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रकाश को भी मालूम है। तो मुझे लगता है कि ये मानने से इनकार करेंगे ममता बनर्जी और इसको लेके इसको भी एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश वो करेंगे और कहना ये अब खास कर से ये जो 6th और 7th फेज की चुनाव है, 6th और 7th फेज चुनाव में काफी सारे जगह है जहां पे मुसलमान वोटों की जो परसेंटेज है काफी ज्यादा है। उसमें से बसीरहाट तो है ही, बसीरहाट में काफी ज्यादा मुसलमान परसेंटेज है। तो इस तरह से जो जगह है डायमंड हार्बर जहां पे अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भतीजे, वहां पे मुसलमान परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। तो ये सब जगह को नजर में रखते हुए इस अदालत की जो जजेस है इनके खिलाफ और ये राय के खिलाफ खुलकर अभी सियासी राजनीति करेंगे ममता बनर्जी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ममता, ऐसे में प्रकाश जी ये तो ममता बनर्जी का अपना ही पासा अपने पर उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, ये खेल तो राजनीति में देखिए वो सारे दांव चल रहे हैं। एक शेर है कि हर एक का जहां में अरमान निकल रहा है, तोपें भी चल रही है, जूता भी चल रहा है। इस चुनाव में किस प्रकार वोटों को ले लिया जाए, किस प्रकार लोगों को बरगलाया जाए, सच्चा झूठ सब कुछ चल रहा है। और अभी प्रसन्नजीत दा ने जिस बसीरहाट का जिक्र किया, आज बसीरहाट के एडिशनल डीएम को भी चुनाव आयोग ने हटा दिया है। उनकी चुनावी ड्यूटी जो थी उससे बेदखल कर दिया है क्योंकि उन पर पक्षपात का एक प्रकार से आरोप था। और दूसरी बात कि पश्चिम बंगाल सरकार तुष्टीकरण की जो परिभाषा है उसकी पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। देखिए, इमामों को यहां पर भत्ता दिया जाता था, जो इमाम मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं उन्हें भत्ता दिया जाता था, हिंदू पंडितों के लिए यह प्रावधान नहीं था। मामला जब कोर्ट में गया है तब जाकर के बराबरी का अधिकार मिला है। और जब इमामों को भत्ता दिया जाता है तो इसका लाभ क्या होता है कि इमामों का एसोसिएशन लेटर पैड पर लिख करके ममता बनर्जी की पार्टी को वोट देने की अपील मुसलमानों से करता है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है, ये बात सभी जानते हैं। और ममता बनर्जी की एक नजर है क्योंकि ये पहले वामपंथियों के वोट थे और सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी उस पर अपना एकाधिकार समझती है। मुसलमानों के साथ जितना तुष्टीकरण किया जाए, एक तरफा उनको उसका लाभ मिले, इसके लिए इस प्रकार की वो चीजें करती रहती है। चलिए, प्रकाश जी बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारे साथ कोलकाता से बीजेपी की नेता शतरूपा जी जुड़ गई हैं। शतरूपा जी, ये तो बहुत बड़ा एक फैसला आया है, मेरे को लगता है कि बहुत समय से इसके खिलाफ आप लोग भी आवाज उठा रही होंगी।
जी एकदम ममता जी। लेकिन जो हुआ है उसका सलूशन निकलना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम एकदम पहले से ही इसके खिलाफ थे और अभी हाईकोर्ट ने भी ये बता दिया। संदेश अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन इसको कार्य करने का थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। शातुरूपा जी, ये बात भी कही जा रही है, प्रधानमंत्री ने हर बार मंच पर खड़े होकर इस बात को रखा है सामने कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी गई वक्त के साथ। ऐसे में जब ये बात सामने आती है कि डेमोग्राफी बदलने के साथ साथ जिनको हम घुसपैठिया बोलते हैं उन लोगों को भी इस ओबीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से लाभ दी जाने की बात सामने आएगी। देखिए, ये तो अभी डिस्कशन का बात है। अभी ये बात अभी हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी राय आया है। इसका कैसे राय अनुसार कैसे काम करना है, कैसे ये पूरा सिचुएशन फिर से एस्टिमेट करके हम लोग क्या करेंगे, इसका अभी क्लियर संदेशा तो अभी तक आया नहीं ऊपर से। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त अमित मालवीय का भी एक ट्वीट सामने आ रहा है इसी मुद्दे पर। अपने दर्शकों के सामने हम पहले वो ट्वीट रखना चाहेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसको एक बड़ा झटका है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो मुस्लिम रिजर्वेशन ओबीसी के सब कैटेगरी के तहत दिया गया था उसे खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट्स 2010 से 2024 के बीच दिए गए हैं अब वे सभी अवैध माने जाएंगे। और अब जिन लोगों को जो अपनी नौकरी रख पा रहे हैं उन्हें भी अब कोई और सुविधा, कोई और बेनिफिट इस सर्टिफिकेट के माध्यम से नहीं मिलेगा। तो यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि उन्होंने ये बात साफ लिखी है कि ओबीसी की उप श्रेणी के तहत जो मुस्लिम आरक्षण दिया गया उसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अनदर ब्लो टू ममता बनर्जीज रिग्रेसिव अपीसमेंट पॉलिटिक्स, कलकत्ता हाई कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन। शातुरूपा जी, ये तो बहुत स्पष्ट बात जो अमित मालवीय की ओर से कही गई है कि ओबीसी उप श्रेणी के तहत मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। ये तो हम पहले से ही चाहते थे कि रिलीजन के बेसिस से ये आरक्षण ना हो। हमारा एक ही मुद्दा था कि आरक्षण ऐसा हो कि ऑन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो फाइनेंशियली जो पिछड़े हुए जो है उनका आरक्षण होना चाहिए। लेकिन हमने बार बार ये भी स्पष्ट किया था कि हमारा स्वराष्ट्र मंत्री भी किया था, माननीय प्रधानमंत्री भी किया था कि हम जो अभी जो वैलिड जो आरक्षण था उसके हम खिलाफ नहीं थे। लेकिन हाई कोर्ट ने एकदम साफ साफ कह दिया ये तो अभी तो कुछ और डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। जैसे अमित मालवीय जी ने कहा है, फिर एक थप्पड़ जोर से कस के दिया है हाई कोर्ट ने तृणमूल के जी। और इस वक्त ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं। डॉक्टर शतरूपा, कुछ उम्मीद की जा सकती है क्या ममता बनर्जी बोलेंगे कुछ इस पर, क्योंकि अब उनके ऊपर भी तो सवाल उठेंगे, क्योंकि उनका जो एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने इस तुष्टीकरण के तहत खड़ा किया है उनमें से बहुत लोग अब नाराज हो जाएंगे जब ये व्यवहारिक रूप से अब यह बात निर्णय आगे आ ही गया है और ये सब पर गाज गिर रही है जिन्हें भी उन्होंने इस सर्टिफिकेट के माध्यम से खुश किया है, अपने वोट बैंक को बरकरार रखने का प्रयास किया है। ममता जी, ये तो आप मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया कि ममता जी से क्या उम्मीद करना चाहिए। ये उम्मीद कुछ है नहीं, कुछ नहीं उम्मीद है पश्चिम बंगाल का भी और नया कुछ उम्मीद है नहीं। लेकिन ये तो हंसने की बात है, छोड़िए। लेकिन ये बहुत एक ये जो अमित मालवीय जी ने कहा है, आप जो दिखा रहे रिग्रेसिव अपीसमेंट पॉलिटिक्स, इन्होंने एक सेक्शन को पूरा का पूरा वोट बैंक बना के सिर्फ तोषण किया है। मैंने आप बहुत अच्छे हो, आप दूधेल गरु हो, गाय हो, आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो, आपका कोई हम पूरा का पूरा मुसलमान वोट तृणमूल को देना चाहिए। लेकिन 10 साल में इस्लाम को और मुस्लिम जो संप्रदाय है उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ अलाउ किया है, ये ओपन और शेमलेस रिग्रेसिव अपीसमेंट किया है। अभी उनको ही जवाब देना पड़ेगा कि हाई कोर्ट ने तो स्टक डाउन मुस्लिम रिजर्वेशन, अब उनका क्या होगा? ओबीसी वाज फॉर हू? अदर बैकवर्ड क्लास।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेरी स्पेसिफिक कि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने किया था, हर बार किया था और शेमलेसली किया था। अभी उनको जवाब देना पड़ेगा, हम भी सुनेंगे जवाब। बिल्कुल उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में प्रकाश जी, ये इस पूरे बड़े निर्णय का, कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस बड़े फैसले का अब आगामी आखिरी 2 चरणों पर पश्चिम बंगाल में आप क्या प्रभाव देखते हैं? स्वाभाविक रूप से जिन लोगों के ओबीसी के सर्टिफिकेट रद्द हुए हैं उनको कितना बड़ा धोखा पहुंचा होगा और कितनी बड़ी चोट पहुंची होगी कि वे सरकार से उनकी नाराजगी निश्चित रूप से सामने आएगी कि उनको किस प्रकार से फर्जी तरीके से उनको सर्टिफिकेट इशू किए गए थे। ममता जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, और अभी वो भाजपा प्रवक्ता मैडम ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। पश्चिम बंगाल का तो आलम यह है कि मुस्लिम वोटों के लिए ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती हैं। तारकेश्वर विकास निगम, जहां पर हिंदुओं का बहुत बड़ा भगवान शंकर का एक धाम है, तारकेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में भी एक जमाने में ममता बनर्जी एक मुस्लिम को रख दिया था। अब आप कल्पना करके देखिए, एक मुस्लिम को, दीदी मैं शायद सही कह रहा हूँ कि अब आप कल्पना करके देखिए कि जहां हिंदुओं का बहुत बड़ा धाम है, उसके चेयरमैन के रूप में एक मुस्लिम को रखा जाता है। कल आप काली घाट, जो काली माँ का मंदिर है, उसके विकास की जिम्मेदारी भी किसी मुस्लिम को दे सकते हैं? क्या ये संभव है कि किसी मुस्लिम दरगाह की, किसी मुस्लिम मस्जिद की जिम्मेदारी, नाखुदा मस्जिद बहुत बड़ा है, क्या उसकी जिम्मेदारी किसी हिंदू को आप दे देंगे? ये तो आपस में लड़वाने वाली बात हो गई। बिल्कुल, चलिए यहाँ शत्रुपा जी बहुत संक्षेप में आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझे डिस्कशन वाइंड अप करना है संक्षेप में। बहुत छोटा सा बात, प्रसेनजीत जी के साथ एक कोलकाता दूरदर्शन में एक डिस्कशन हो रहा था आरामबाग कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, ये मुद्दे हमने उठाया था और तृणमूल का जो था, प्रसेनजीत दा को पता है, तृणमूल का जो प्रवक्ता था वो एकदम हमारे ऊपर टूट पड़ा। यही जो बोल रहे हैं कि तारकेश्वर मंदिर में बॉबी हाकिम, फिराज हाकिम जो मुस्लिम है, हाँ हालांकि वो मेयर है, उनको बैठा दिया ये संस्करण करने के लिए। ये जो डिलिबरेटली जो हिंदुओं को जो हर्ट करता है, हर्ट करने का जो कार्यक्रम ये करते हैं, ये बार बार लगातार करते हैं। एक लाइन और मैं बोल दूं, अभी जो फिलहाल उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी ने अटैक किया है रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन और भारत सेवाश्रम में, ये एकदम सरासर उनका सोचिए लास्ट मिस्टेक हो गया है। मैंने मिस्टेक भी नहीं, ये एकदम क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है। हिंदू सेंटिमेंट का वो हर्ट करते करते ये सोचा भी नहीं, ये जो तीनों वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग सामाजिक काम करते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू है, बेसिकली हिंदू है, इसलिए उन्होंने आघात पे आघात डालते जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी उठाया है ये। जाहिर है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, तुष्टीकरण का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन प्रसन्नजीत जी, हाँ आपकी बात भी सुनती हूं मैं और साथ ही आपसे सवाल भी करना चाहूंगी। हम लगातार ये बात तो अदालत ने स्पष्ट कर दी है कि 2010 के बाद ओबीसी सर्टिफिकेट जितने जारी किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, वो सभी रद्द कर दिए गए हैं, सभी अवैध हैं। लेकिन उससे पहले की भी एक सूची होगी सबके पास, जो ओबीसी वर्ग की सूची है, उसके आधार पर किस तरीके से आगे अब ये, क्योंकि बहुत सारा ओबीसी वर्ग ऐसा है जिनके आगे एक सवालिया निशान लग गया है, अब उनका क्या? प्रसन्नजीत, देखिए ममता, इसमें 2 बातें हैं। एक, मैं जो कहना चाह रहा था कि 2 साल पहले पंचायत चुनाव की पहले बंगाल में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पे पिछले 4 सालों से कोई डॉक्टर नहीं तैनात किया जा रहा था, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन पंचायत चुनाव की ठीक पहले ये आरक्षित जो सीट्स है, करीब 750 के आसपास, उसके लिए हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक विज्ञापन निकाला गया था और डॉक्टर लिया गया है। ये जो तूल पकड़ा है, ये जो ये आरक्षण वाला, ये ओबीसी सर्टिफिकेट वाला, ये तब से तूल पकड़ा है, इसीलिए क्योंकि उसमें 750 में जितने सारे डॉक्टरों को नौकरी मिला, उसमें 80% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी की है, जो फर्जी सर्टिफिकेट आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने मान लिया है। अब इनका नौकरी तो खतरे में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, अभी ये जो तुष्टीकरण की राजनीति के बताया जा रहा था, पंचायत चुनाव के पहले मुसलमान वोट काफी जरूरी था और उसी के लिए इन्होंने पहले से ही इन मुसलमान समाजों को ओबीसी की दायरे में टिकट दे दिए थे और इसी के आधार पर इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नौकरी मिला। हिंदू डॉक्टरों को कम मिला, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा थे। इस संख्या में ज्यादा होने के कारण इनको नौकरी ज्यादा मिल गया, जबकि
बिना आरक्षण की जो 1200 सीट अभी भी खाली है, आधा से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है, उसका कोई एडवर्टाइजमेंट अभी तक निकला नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, अब बैकवर्ड कमीशन की तरफ से पत्र बुलाया गया है, तो अब तरह से दुखी होके जो बैकवर्ड क्लास कमीशन काम नहीं कर पा रहा था, उन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है वो नहीं कर पा रहा था, पर 12 की कानून लाकर इस तरह से प्रदेश की सरकार फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहा था या बेच रहा था। शायद अब हो सके कि ये जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है ये अपना काम करना शुरू करे, और डिटेल में जब हाईकोर्ट राय हमको मिले तो तब पता चलेगा कि हाईकोर्ट की तरफ से इसमें डायरेक्टिव क्या दिया गया। ममता जी बिल्कुल ठीक बात। और जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार कि प्रमाण पत्र के आधार पर जो नौकरियां दी गई हैं, नौकरियां तो बरकरार रहेंगी, लेकिन वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि वो अब एक नई सूची तैयार करेगा। डॉक्टर शतरूपा, हम ये लगातार जानते हैं कि 2010 के बाद जब ममता बनर्जी ने 2011 में जब वो सत्ता में आई है, उसके बाद से वो इस बात को हर मंच पर दोहराती भी रही है, ये दावे भी करती रही हैं वो कि अधिकतर मुस्लिम इस ओबीसी के आरक्षण के तहत कवर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार के चुनावों में, हालांकि ये भी कह सकते हैं कि 5 चरण तो चले गए हैं, आखिर के 2 चरणों पर अब उसका खामियाजा ममता बनर्जी को उठाना पड़ सकता है। एकदम डायरेक्टली एनीवे दे आर रेडी टू रिजेक्ट ममता। आप जैसे पूरा डेमोक्रेसी देखिएगा, जब ये साउथ बंगाल में आ रहा है, बहुत सारे मुसलमान पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। हम एक फेज 4 बहुत सारे लार्जली पॉपुलेटेड थे मुसलमानों के, फेज 5 थोड़ा कम थे लेकिन एकदम नहीं थे, ऐसा नहीं है। लेकिन 6 और 7 बहुत सारे है यहाँ पे, और ये तो पूरा डायरेक्टली आई थिंक दे विल रिजेक्ट हर। वैसे भी रिजेक्ट करना था, ये एक और एक्सक्यूज हो गया है रिजेक्ट करने का। बिल्कुल। और जैसा कि हमें प्रसन्नजीत लगातार बता रहे थे, प्रकाश जी, कि ये मांग, ये सवाल लगातार विभिन्न मंचों पर उठाया जाता रहा है। कब कब कैसे ये मुद्दा आगे बढ़ाया जाता रहा कि ओबीसी के सर्टिफिकेट गलत तरीके से दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जो इससे प्रभावित हो रहा होगा। ममता जी, ये सिर्फ ओबीसी प्रमाण पत्र वाली बात नहीं है। राज्य सरकार के लगभग हर विभाग के अंदर धांधली है, घोटाले हैं, भ्रष्टाचार हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार के अंतर्गत नौकरी प्राप्त करने के लिए ओबीसी होना या कोई आपका मेरिटोरियस स्टूडेंट होना आवेदक के लिए वो पहली शर्त नहीं है। पहली शर्त है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी का वोटर हो, समर्थक हो। मैं शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के उस बयान को याद करता हूं जो पिछले विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने दिया था कि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षा विभाग में नौकरी की गारंटी है। अब शिक्षा विभाग में नौकरी की गारंटी वो देते फिर रहे थे चुनावी सभाओं में उनके आवेदकों को, ताकि उनकी पहली शर्त है कि उनके पास में तृणमूल का समर्थन रहे, तृणमूल के समर्थकों को नौकरी। अब तृणमूल के समर्थकों को नौकरी मिलेगी। अब उसके बाद शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को, घोटालों को हमने देख लिया है। शिक्षा मंत्री का यहाँ पर जितने ईडी ने, सीबीआई ने जितना कुछ किया, कितना सब कुछ निकला है। और डिग्रियां बेचना, सर्टिफिकेट बेचना, सिर्फ सर्टिफिकेट ओबीसी के दिए नहीं गए होंगे, अगर इस पर जांच की जाए तो पता भी चलेगा कि सर्टिफिकेट को बेचा भी गया होगा। अब इस प्रकार के लोगों को ऐसे कोर्ट के फैसले आने के बाद में कितना बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, कितने बड़े दर्द से गुजरना पड़ेगा, इसकी चिंता शायद राज्य सरकार को और हमारी मुख्यमंत्री को नहीं। जी प्रसन्नजीत जी, ऐसे में ये भी बात जैसे कही जा रही है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि ओबीसी की सूची अब पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार ही तैयार की जानी चाहिए, और इसमें उन्हीं जातियों को शामिल किया जा सकता है जो 2010 तक ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। लेकिन साथ ही ये बात भी कही गई है कि सूची में जोड़ी गई जातियों को पहले विधानसभा में पारित कराया जाना चाहिए। तो क्या अब ये मुद्दा विधानसभा के पटल पर जाएगा? हाँ, ये तो जो मैं 1996 नहीं, आप 1993 बता रही है, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत बताया था। 1993 की जो प्रावधान है, उस प्रावधान में ऐसा पहले से ही था कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है उनकी तरफ से सूची बनाया जाएगा और वो सूची असेंबली की पटरी पे रखा जाएगा। इसके ऊपर चर्चा के बाद असेंबली अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो उसके बाद ये गेजेट नोटिफिकेशन किया जाएगा।
यही कानून है। कहां से 2012 की एक स्टेट लेवल का कानून आ गया, उसके बाद बैकवर्ड क्लास कमीशन को पूरी तरह से नॉन फंक्शनल बनाया गया और प्रदेश की सरकार ने चुन चुन के उनकी वोट बैंक के हिसाब से गेजेट नोटिफिकेशन करता गया कि ये मुसलमान की जो कम्युनिटी है ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड है, वो बैकवर्ड है, ये सारे के सारे जो इसमें और एक प्रॉब्लम हो गया मुसलमानों के बीच में भी। ममता, ये आपको मैं थोड़ा सा साफ करना चाहता हूं कि आगे से इसके ऊपर भी चर्चा होना जरूरी है कि मुसलमानों की जो अपर कास्ट है, जो इकोनॉमिकली बेटर पोजीशन है, उनको भी इसमें शामिल किया गया, जिससे मुसलमानों के बीच में भी एक आक्रोश है। जो ओरिजिनली जिनको मिलना चाहिए था आरक्षण, ऐसा कुछ कम्युनिटी है, कुछ प्रोफेशंस है, वो लोग छूट गए हैं और कुछ अपर क्लास के लोग इसमें ओबीसी बन गए हैं अपने इन्फ्लुएंस के कारण, या अपने एक साथ एकजुट होकर ये लोग शायद वोट देते हैं उसके कारण, या इससे ममता बनर्जी को कोई अलग फायदा है इसके कारण। क्योंकि मुश्किल इस बात की है कि ये जो सूची बनाया जा रहा था, इसको जांच करने के लिए, इसके बारे में चर्चा करने के लिए, ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इसके बारे में इसका जो इतिहास चर्चा करना, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा ही होता रहता है बैकवर्ड क्लास कमीशन में कि ये इतिहास में जाना पड़ता है, इसका सामाजिक स्थिति इन लोगों का 100, 150, 200 साल पहले क्या हुआ करता था, कहां से इनका उत्पत्ति हुआ है, ये सब कुछ लेके शायद एक बैकवर्ड क्लास किसी कम्युनिटी को इसकी दायरे में लाया जाता है। लेकिन जब से बैकवर्ड क्लास कमीशन को बाईपास करना शुरू हुआ, इसको नॉन फंक्शनल बनाया गया और स्टेट रूल के तहत ये सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो गया, पंचायत के थ्रू, बीडीओ के थ्रू, एसडीओ के थ्रू, तब किसी को ये जांच करने का भी मौका नहीं था कि इसमें कौन सही ओबीसी है, कौन गलत ओबीसी है। तो इसमें मुसलमान समाज के बीच में भी ये एक आक्रोश है कि जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल गया। मकसद बिल्कुल ठीक बात, यानी डॉक्टर शतरूपा, ये तो फिर एक बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है इस फैसले का। खुद ममता बनर्जी को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। एकदम एकदम प्रसन्नजीता ने जो जैसे कहा है, मुसलमान ऐसा नहीं है कि इट्स अ ब्लैंकेट सिचुएशन जो हर कोई बैकवर्ड है और हर कोई किसी को बड़े टेररिस्ट है और हर कोई का एजुकेशन नहीं है। तो अभी ये तो पूरा का पूरा कम्युनिटी इज नाउ गोइंग टू फेस अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो इसका भरपाई तो ममता बनर्जी को करना पड़ेगा। वो तो ब्लैंकेटली सब जो भी हिंदू नहीं है उनके तरफ वो एकदम पूरा डायरेक्ट लीनिंग था और ब्लेटेंट अपीसमेंट करता था। तो अभी भरपाई ममता बनर्जी को देना पड़ेगा, जवाब उन्हीं को देना। बिल्कुल जवाब उनका देना बनता है। इस वक्त हमारे साथ डीके दुबे जी जुड़ गए हैं जो कानूनी विशेषज्ञ हैं। दुबे जी, जब भी कोई ऐसा फैसला कानून का आता है तो उसके प्रभाव बहुत लोगों तक जाता है, खासकर ये निर्णय क्योंकि ये ओबीसी से जुड़ा हुआ निर्णय है और इसके साथ गलत जिनको सर्टिफिकेट्स दिए गए वो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में इस फैसले की कानूनी व्याख्या किस तरीके से की जानी चाहिए? ममता जी लेते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। मैं आपको बताता हूं, जिस समय रिजर्वेशन का चक्कर शुरू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय यह हुआ कि संसद में कहा गया कि कुछ जातियों को, या मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रही थी तो यह हुआ कि कुछ जातियों को इसमें डालना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उसका विरोध किया और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अगर जातियां हम इसमें लिखेंगे तो ये ठीक प्रोसीजर नहीं होगा, इसके लिए एक कमीशन अलग से बनाएंगे जो कि एक शेड्यूल बनाएगा और उस शेड्यूल में उस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार, यानी कि वो एक फार्मूला तय करेगा कमीशन, और कमीशन के फार्मूले के अनुसार जो जातियां उसमें आ रही होंगी उन जातियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन यहां पर जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बिना कमीशन की रिकमेंडेशन के, बिना कमीशन के फार्मूले के किसी को भी रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड नहीं किया जा सकता। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे पहले आपको याद है कि केंद्र सरकार ने, यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक रिजर्वेशन कर दिया था और कमीशन ने उसको डिनाई किया था, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं कि सरकार कर सके, यानी कि रिजर्वेशन का जो
जातियां हैं उनको सरकार कर ही नहीं सकती। सरकार क्या कर सकती है? वो सीधा सा फॉर्मूला होता है कि स्टेट का रिजर्वेशन का नंबर है तो स्टेट का एक कमीशन होगा, ओबीसी का कमीशन अब तो स्टैंडर्ड हो गया, एससी एसटी का कमीशन होगा, वो कमीशन रिकमेंड करेगा और वो कमीशन एक फॉर्मूला तय करेगा। उस फॉर्मूले के अनुसार फिर राज्य सरकार उसका नोटिफिकेशन करेगी और नोटिफिकेशन करके केंद्र के कमीशन के पास भेजेगा। वहां से जब अप्रूवल आ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, जो फॉर्मूला बताया गया उस फॉर्मूले के अनुसार है, तब उसका नोटिफिकेशन करके उसको लागू किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार ये कहती है कि हम इस पर कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, हम कमीशन के सामने कोई रिकमेंडेशन नहीं लेंगे, कमीशन को काम नहीं करने देंगे और हम स्वयं पास करके इसको दे देंगे, तो वो अवैधानिक है। और मुझे लगता है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने उसी आधार पर कि वो अवैधानिक है, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया है, राज्य सरकारों के हाथ में फुल फ्लैश पावर ही नहीं है, तो सरकार कर कैसे देगी, इसलिए उन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। यानी कि ये बात स्पष्ट है कि सरकार ने इसमें इस प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं किया है। लेकिन ऐसे में दुबे जी, जब भी ऐसा कोई फैसला आता है तो जो पीड़ित वर्ग होता है, हमने बहुत मामलों में ये देखा है कि पीड़ित वर्ग कोर्ट का दरवाजा फिर से खटकाते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है। कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान भी आगे या ऐसे कुछ प्रक्रियाएं भी आगे देखी जा सकती हैं कुछ ऐसे मामलों में? बिल्कुल होता है। ये आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के समय पर पुलिस भर्ती हुई थी। वो पुलिस भर्ती हजारों की संख्या में हो गई थी और अभी सुप्रीम कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित वर्ग भी गया था, जो जिनकी नौकरियां चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पीड़ित की मानी नहीं थी, सबको बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में वो केस अभी भी चल रहा है हालांकि, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें एक डिटेल्ड जांच होनी चाहिए और उस जांच के बाद ही कोई फैसला हो सकता है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में एनोमली है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार अगर कल्प्रिट है, जानबूझ के ऐसा कर रही है, तो राज्य सरकारें तो ऐसा कर देंगी और भविष्य में समस्या खड़ी हो जाएगी उनके लिए। तो यहां पर फिर से लिटिगेशन होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये एक एनोमली क्रिएट होकर जाएगी कि आखिर राज्य सरकार सही कह रही है या पीड़ित सही कह रहा है या दोनों में से किसकी बात मानी जाए। वो मुझे लगता है बड़े लिटिगेशन का पार्ट बनेगा। जी, तो यानी कि पूरा मामला भी आने वाले वक्त में ना केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि कानूनी तौर पर भी आगे बढ़ेगा और क्या रूप लेता है, क्या चर्चाएं होती है, क्या कुछ निकल कर आता है, उस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि आरक्षण, ओबीसी वर्ग, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनावी माहौल में बहुत हावी है, विमर्श के केंद्र में है। फिलहाल मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगे हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। लेते हैं इजाजत, नमस्कार। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।